बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाहि सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एनीमिया। अब एनीमिया की डिफरेंट टाइप्स हो सकती है, डिफरेंट टाइप का एनीमिया हो सकते हैं। तो एनीमिया को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है दो बुनियादों पे, एक एनीमिया की मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे और दूसरा इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे एनीमिया को हम क्लासिफाई करते हैं रेड ब्लड सेल के साइज और उसकी कलर की बुनियाद के ऊपर। अब अगर हम रेड ब्लड सेल के साइज और कलर की बुनियाद के ऊपर अनीमिया को क्लासिफाई करें तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन आती है। सबसे पहले आती है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मो का लफ्ज निकला है नॉर्मल से, सिटिक का मतलब होता है सेल और क्रोमिक का मतलब होता है कलर। नॉर्मोसिटिक से मुराद है कि सेल का साइज भी, यानी रेड ब्लड सेल का साइज भी इसमें नॉर्मल होगा। नॉर्मोक्रोमिक का मतलब है कि रेड ब्लड सेल का जो कलर है वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन रेड ब्लड सेल के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। तो इस टाइप के एनीमिया में रेड ब्लड सेल का साइज भी नॉर्मल होता है, कलर भी नॉर्मल होता है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट जो होती है वो कम हो जाती है। दूसरी टाइप है मैक्रोसिटिक। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। नॉर्मोक्रोमिक मीन कलर जो है वो नॉर्मल रहेगा। मैक्रोसिटिक में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज बड़ा हो जाता है लेकिन कलर नॉर्मल रहता है और रेड ब्लड सेल की तादाद भी कम हो जाती है। नेक्स्ट मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। अ, अच्छा, इस क्लासिफिकेशन में जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो नॉर्मोक्रोमिक नहीं है, वो हाइपोक्रोमिक है, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इस केस में रेड ब्लड सेल का साइज भी बड़ा हो जाता है और कलर फेड हो जाता है, कलर हल्का हो जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रो मीन स्मॉल, इसमें रेड ब्लड सेल का साइज भी स्मॉल हो जाता है और हाइपोक्रोमिक इसका कलर भी क्या हो जाता है, डल हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद आती है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है कि एनीमिया की वजूहात क्या क्या है, किस वजह से जो है एनीमिया हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन होती है इटियोलॉजी की बुनियाद पे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, पर्निशियस, एप्लास्टिक, हिमोलिटिक, सिकल सेल और हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस। ये डिफरेंट टाइप की एनीमिया है जो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये बेसिकली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया की टाइप होता है। न्यूट्रिशन की जब हमारी बॉडी में कमी होती है तो उसकी वजह से जो एनीमिया होता है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में आता है। अब न्यूट्रिशन की कमी में आयरन आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन C वगैरह। जब इनकी कमी होती है तो जो सी टाइप का एनीमिया होगा वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी बेसिकली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की ही आगे टाइप है। तो आयरन डेफिशिएंसी में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, बॉडी में आयरन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में मौजूद नहीं होती। अब आयरन की कमी की वजह से एनीमिया किस वजह से होता है, क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब है आयरन और ग्लोबिन मीन प्रोटीन। तो बेसिकली आयरन जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट होता है जिसने हीमोग्लोबिन को बनाना होता है। जब हमारे बॉडी के अंदर आयरन ही प्रॉपर अमाउंट में मौजूद नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन सही तरीके से नहीं बन पाएगी। अब आयरन की डेफिशिएंसी की वजह क्या हो सकती है? सबसे पहली बात तो कि हम अपनी डाइट के अंदर आयरन सही तरीके से नहीं ले रहे। दूसरा, हम डाइट में आयरन सही तरीके से ले तो रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी उस आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। ठीक है। और भी इसकी वजूहात होती है। मतलब मेन जो हम कह लें कि डाइट में एक हम प्रॉपर नहीं ले रहे, दूसरा हमारे एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी उसकी नहीं कर पा रही। इसके अलावा जो बाकी वजूहात है उसमें ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी आ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी टाइप के एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा लैक्टेशंस, जो मदर अपने बच्चों को फीड करवाती है उनकी बॉडी में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। हुकवर्म इन्फेक्शन की वजह से आयरन की कमी हो सकती है। कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, या पेप्टिक अल्सर, जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में की दीवारें डैमेज हो जाती हैं, जो जख्म बन जाते हैं, तो पेप्टिक अल्सर की वजह से भी हमारी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है और इसकी वजह से पर्सन जो है वो एनीमिक हो सकता है। अब अगर किसी बंदे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो हमें कैसे पता चलेगा, उसमें कौन कौन सी अलामात शो होंगी, या क्लिनिकल फीचर्स कह लें या सिम्टम्स कह लें। तो क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम्स अलामात जो उस बंदे में शो होती हैं, ब्रिटल नील एंड हेयर्स। अब आयरन बेसिकली क्या कर रहा होता है, मजबूती दे रहा होता है। तो जब आयरन की कमी हो जाएगी तो जो हमारे नाखून और हमारे बाल होंगे ये कमजोर हो जाएंगे और ये टूट जाएंगे। ठीक है, ब्रिटल में नाखून और बाल क्या करेंगे, टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। फटीग होगी, थकावट, मसल्स वीक हो जाएंगे,
जाएंगे। एक टर्म है कॉइलन काइज, सॉरी कॉइलन काइज। इसमें क्या होता है कि हमारे जो नेल्स की शेप होती है वो स्पून की तरह की, चम्मच की तरह की हो जाती है। इसके अलावा एट्रोफी ऑफ टंग, यानी जो जुबान का साइज है वो छोटा हो जाता है। सांस लेने में दुश्वारी होती है, भूख की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती, मतली आती है और डायरिया हो जाती है। ये कुछ आम सिम्टम्स होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। इसके अलावा जो लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है उनको क्रेविंग भी होती है कुछ खाने की, जैसे मट्टी खाने की, या कोयला खाने की, या कच्चे चावल खाने की, या पेज खाने की। तो ये भी आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स में आता है। नेक्स्ट, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम ओरल फेरस सल्फेट देते हैं। ओरल मीन हम मुंह के जरिए से, हमारी ओरल कैविटी के जरिए से इस्तेमाल करते हैं 600 mg डेली। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो प्लमर विंसन सिंड्रोम का पेशेंट है, ठीक है, वो इससे इस सिंड्रोम से गुजर रहा है। ये सिंड्रोम क्या होता है कि इस केस में वो पेशेंट के अंदर ऑरल प्रिपरेशन लेने की जो है वो सलाहियत नहीं होती, इंटॉलरेंस होती है, ऑरल प्रिपरेशन वो टॉलरेट नहीं कर पाता। तो फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट को पेरेंटल आयरन देते हैं, यानी हम इंजेक्शन के जरिए से जो है वो आयरन को बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी लगाते हैं आयरन डेक्स्ट्रन के, जो कि 50 से 250 mg की डोज में दिए जाते हैं। और अगर ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। नेक्स्ट आता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक नाम से जाहिर है, मेगा का मतलब होता है लार्ज। यानी इस केस में क्या होता है कि हमारा जो बोन मैरो है वो आरबीसीज की नॉर्मल साइज से बड़े रेड ब्लड सेल्स जो है वो जनरेट करता है, बड़े रेड ब्लड सेल्स बनाता है। अब वो जो बड़े साइज के रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो साइज में तो बड़े होते हैं लेकिन होते इमेच्योर है, वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, वो काम सही तरीके से नहीं कर पाते। तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में बेसिकली हमारा बोन मैरो आरबीसीज जो है वो अपने नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़े साइज के बनाता है। अब मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की जो वजूहत होती है उसमें पहली वजह कोई ड्रग हम इस्तेमाल करें हैं, उस ड्रग के इस्तेमाल की वजह से हमारे आरबीसीज, हमारे बोन मैरो में डिफेक्ट आ सकता है। हमारे बोन मैरो में डिफेक्ट की वजह से आरबीसीज का साइज बड़ा हो सकता है, जैसे साइटोसिन हो गए, फ्लोरोयूरेसिल वगैरह मेडिसिन हो गई। ये हमारे आरबीसीज के साइज को क्या कर देती है, बड़ा करती है। वाइटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी तब मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। वाइटामिन बी 9, इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? हमारे स्टमक की दीवारों के से रिलीज होता है और ये विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर आपको याद हो तो हमने रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए विटामिन बी 12 भी ज़रूरी है, विटामिन बी 9 भी ज़रूरी है, इंट्रिंसिक फैक्टर भी ज़रूरी है, आयरन भी ज़रूरी है, तो प्रोटीन भी ज़रूरी है, ठीक है। तो जब इन सब चीज़ों की कमी होगी इनमें, इनकी बॉडी में, तो उसकी वजह से भी हमारे आरबीसीज का साइज जो होता है वो बड़ा जनरेट कर देता है बोन मेरो। हुकवर्म या टेपवर्म इन्फेक्शन की वजह से या प्रेगनेंसी के केस में भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में है कि इंट्रिंसिक फैक्टर ये बेसिकली प्रोटीन होती है जो हमारी स्टमक की दीवारों के ऊपर पाइटल या चीफ सेल्स मौजूद होते हैं, उन सेल से रिलीज होती है और ये हेल्प करती है विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन में। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद नहीं होगा तो विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और जब विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो पर्सन एनीमिक हो सकता है। अब इलामात क्या क्या होती है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की? बुखार होता है, थकावट होती है, स्किन जो होती है वो पीली भर जाती है, जुबान सूज जाती है, हाथ और पाँव जो है वो नमनेस होती है यानी सुन्न हो जाती हैं, सांस लेने में दुश्वारी आती है, वॉमिटिंग और डायरिया होती है। अच्छा, अगर आपको किसी भी किस्म का एनीमिया आ रहा है और आपको सिम्टम्स याद नहीं है तो आप ये याद रखें कि 4 से 5 सिम्टम्स ऐसे हैं जो तमाम टाइप की एनीमिया में तकरीबन सेम होते हैं, जैसे फीवर, बुखार, फटीग, थकावट, पेल स्किन, हमारी जो स्किन है वो हो जाती है येलो सी हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। और ये जो सिम्टम्स है ना, ये 4 सिम्टम्स, ये तकरीबन तमाम टाइप के एनीमिया में आप लिख सकते हैं। अगर आपको इन केस पेपर में एनीमिया आ जाता है और आप कोई याद नहीं है उसके अलामात, तो ये 4 टाइप के सिम्टम्स आप याद करके इन तमाम टाइप के एनीमिया में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो हमने अपनी डाइट अच्छी करनी होती है। हमें अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, लेग्यूम्स, दालें, अनाज वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, फिश, गोश्त, दूध और अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स हमें औरल या इंट्रावीनस देने चाहिए, या सियानोकोबाल्मिन के सप्लीमेंट्स भी औरल या आईवी डोज में हमें पेशेंट को देने चाहिए। नेक्स्ट आता है पर्नीशियस एनीमिया। अच्छा, जो हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया था उसके जो कॉजेज थे उसमें मेन कॉजेज थे कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो रही है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो रही है और विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी हो रही है।
लेकिन जो पर्निशियस एनीमिया है ये बेसिकली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की ही एक टाइप है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन्स की और इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो रही थी, लेकिन जो पर्निशियस एनीमिया है इसमें बेसिकली स्पेसिफिकली इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है उसे पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। अब बेसिकली जो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी तो वो मेगालोब्लास्टिक में भी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पर्निशियस एनीमिया है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की ही एक टाइप होता है। अगर आपको एमसीक्यूज आए कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की टाइप क्या है आगे, या पर्निशियस एनीमिया किस एनीमिया की टाइप है, तो आप कह सकते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की टाइप होता है पर्निशियस एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन बी 12, विटामिन बी 9 और इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हुई थी, लेकिन पर्निशियस एनीमिया में इंट्रिंसिक फैक्टर की ही सिर्फ डेफिशिएंसी होती है। अब जब इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जब वो विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो फंक्शन वो विटामिन बी 12 अपने सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब इसकी वजूहात क्या क्या होती है? मेन वजह मैंने जो आपको बताई, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाना। दूसरा, अगर किसी बंदे को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो डेफिनेटली उसमें भी इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है, तो उसको पर्निशियस एनीमिया है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा एट्रोफी की, जो आपकी गैस्ट्रो है, जो आपकी स्टमक है, उसके अंदर जो म्यूकोसा की मेम्ब्रेन है वो म्यूकोसा क्या हो जाती है, एट्रोफी का मतलब होता है साइज का कम हो जाना। इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्टमक के अंदर म्यूकोसा की मेम्ब्रेन है वो साइज में छोटी हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमारी इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रिलीज नहीं हो पाता। अब इसकी अलामत क्या क्या होती हैं? अच्छा, जो इसकी जिस बंदे को पर्निशियस एनीमिया होता है ना, वो मेगालोब्लास्टिक की निस्बत थोड़ा कम बीमार होता है, लेस सिक होता है। इसमें भी आपकी जुबान पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस हो जाती है, थकावट हो जाती है, वोमिटिंग, वेट लॉस, डायरिया। और आपकी जो स्प्लीन है, तिली है, और जो लिवर जिगर है वो भी क्या हो जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें विटामिन बी 12 की पिल्स देनी चाहिए, विटामिन बी 12 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की फॉर्म में देना चाहिए। और अगर किसी बंदे को पर्निशियस एनीमिया है तो हमें उसका एक लॉन्ग टर्म, एक लंबे अरसे तक क्या है, उसका थ्रू आउट द लाइफ उसे अपने हर 3 मंथ बाद अपना जो है वो ट्रीटमेंट करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा डाइट जो है वो अपनी अच्छी करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया बेसिकली होता है हमारे जब बोन मैरो में किसी किस्म का डिफेक्ट आ जाता है। बोन मैरो एप्लासिया, एप्लासिया का मतलब होता है डिफेक्ट, कोई खराबी। जब हमारे बोन मैरो में कोई खराबी आती है, अच्छा बाकी जो हम पीछे एनीमिया पढ़ के आए हैं उसमें हमारे रेड ब्लड सेल में कोई डिफेक्ट आ रहा था, रेड ब्लड सेल का साइज बड़ा हो रहा था, या आयरन की कमी हो रही थी। जो ए प्लास्टिक एनीमिया होता है ना, इसमें बेसिकली हमारे जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, उन तमाम की अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे बोन मैरो में डिफेक्ट आ जाता है। अब हमारे बोन मैरो का काम होता है ब्लड सेल की प्रोडक्शन करना, तो जब बोन मैरो ही सही से काम नहीं कर रहा, बोन मैरो में ही डिफेक्ट आ गया है, तो जितनी टाइप के भी ब्लड सेल्स होते हैं उन तमाम की जो अमाउंट होती है वो बॉडी में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? अगर कोई पर्सन रेडिएशंस, कोई अपना अ, कह लें कि बार बार हमने आरबीसीज के उसमें कंडीशंस में पढ़ा था कि अगर बार बार कोई पर्सन जो है वो एक्सरे करवा रहा है, रेडिएशंस अपने ऊपर फॉल करवा रहा है, तो उस केस में रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट क्या हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है। तो अगर कोई किसी डायग्नोसिस के लिए, किसी पर्पस के लिए रेडिएशंस का इस्तेमाल कर रहा है, एक्सरे वगैरह का इस्तेमाल कोई पेशेंट कर रहा है, तो उसकी बॉडी में प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। कीमोथेरेपी अगर कोई करवा रहा है, केमिकल्स के जरिए से अपना इलाज करवा रहा है कैंसर का या किसी और बीमारी का, उस केस में भी आपके बोन मैरो के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, और बोन मैरो में इफेक्ट होने की वजह से ये प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। प्रेगनेंसी के केस में ये प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, या कोई आपने ड्रग ऐसी इस्तेमाल की है जिसने जाके आपके बोन मैरो को डैमेज किया है, उसकी वजह से भी आपको ये प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जैसे सल्फोनामाइड और क्लोरफेनामीन। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, किसी वायरस इन्फेक्शन की वजह से, या अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स मौजूद हैं, तो लगातार उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए भी आपके बोन मैरो में कोई खराबी आने की वजह से आपको ये प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अब ये प्लास्टिक एनीमिया के फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें आपकी स्किन येलो हो जाती है, आपका जो नाक है और आपके जो मसूड़े हैं, गम है, उसमें से खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है, आपके स्किन के ऊपर स्पॉट्स से बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, ऑरल कैविटी के अंदर जख्म बन जाते हैं, कमज़ोरी होती है, थकावट होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसके अलावा एक लंबे अरसे तक जो है वो इन्फेक्शन बॉडी में रहता है, और बुखार भी होता है इस केस में। अब इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं कि डेफिनेटली ये बोन मैरो में डिफेक्ट की वजह से है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, या आरबीसीज अगर कम हो रहे हैं तो हम आरबीसीज ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, आरबीसीज लगा सकते हैं, यानी कि बाहर से किसी और बंदे के आरबीसीज उसकी बॉडी में डाल के, यानी ब्लड में से सिर्फ आरबीसीज निकाल के वो ट्रांसफ्यूजन की जा सकती है।
या प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन या स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। क्यों स्टेरॉइड्स हम क्यों दे रहे हैं? स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेशन, मतलब कह लें कि हमने कहा कि पीछे ये इन्फेक्शन हो सकता है तो स्टेरॉइड्स हम इसमें देंगे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, या एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे ताकि एप्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट किया जा सके। जैसे हमने बात की कि ट्यूबरक्यूलोसिस भी इसकी वजह हो सकती है, तो ट्यूबरक्यूलोसिस में क्या होता है कि बैक्टीरिया होता है जो आके टीबी कोज करवाता है बॉडी में, तो हम एंटीबायोटिक देंगे उस केस में बैक्टीरिया को किल करने के लिए। नेक्स्ट आता है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया में बेसिकली क्या होता है कि आरबीसीज रप्चर हो जाते हैं, आरबीसीज फट जाते हैं किसी वजह से। हीमो मीन ब्लड, लिटिक मीन ब्रेक डाउन, यानी इस केस में आरबीसीज की क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है, आरबीसीज टूट जाते हैं, आरबीसीज फट जाती है। अच्छा, इस केस में अब हमारे बोन मैरो में कोई किसी किस्म का डिफेक्ट नहीं है। बोन मैरो तो आरबीसीज नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहा था, नॉर्मल बना रहा था, लेकिन उनकी जो लाइफ थी, उनका जो टाइम स्पेन था वो क्या था? शॉर्ट था। क्यों? क्योंकि आरबीसीज अपने वक्त से पहले ही क्या हो गए? रप्चर हो गए। जो आरबीसी का नॉर्मल टाइम पीरियड होता है वो होता है 120 दिन। 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रहते हैं, उसके बाद वो आरबीसी जो होते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन जब आरबीसी 120 दिन से पहले ही रप्चर हो जाएं, 120 दिन से पहले ही मर जाएं, तो उस केस में जो एनीमिया होता है उसे हम कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। अब हीमोलिटिक एनीमिया की दो वजूहात हो सकती हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन जो बॉडी के अंदर ही किसी डिफेक्ट की वजह से हो रही है, ये हेरिडिटी भी होती है, यानी विरासती भी हो सकती है, मोरूसी भी हो सकती है, जो नस्ल दर नस्ल आपके जो है वो खानदान में जा रही हैं। और एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है, यानी एक्वायर्ड, बाहर से किसी चीज़ के इस्तेमाल की वजह से, किसी चीज़ के बॉडी मेंटेन होने की वजह से भी हो सकता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक कॉजेज कौन सी होती हैं हीमोलिटिक एनीमिया की? हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस। इस केस में क्या होता है कि जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो राउंड और बाइकॉनकेव शेप के होते हैं, लेकिन हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस में जो आरबीसीज होते हैं वो स्फेयर शेप के, बेस भी अंडे की शेप के हो जाती हैं। तो जब किसी चीज़ की शेप चेंज हो रही है तो उसके फंक्शंस में भी डिफेक्ट आ जाते हैं। थैलेसीमिया के केस में, थैलेसीमिया क्या होता है? जिसमें टोटली बॉडी जो है वो ब्लड बना ही नहीं होती, इसमें बेसिकली हीमोग्लोबिन में मौजूद जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो ही नहीं बन रही होती। जब वो नहीं बन रही होती तो बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। नेक्स्ट आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये एक डिसीज होती है जो मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी में जाती है। हाइपर सेंसिटिविटी वाले चैप्टर में हमने टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी में ये डिस्कस किया था रिस्टोब्लास्टोसिस फिटिलिस के बारे में, कि जिसमें ये कह लें कि एक इन्फेक्शन हो जाता है, एक रिएक्शन हो जाता है मदर के और जो बेबी है, जो फीटस है, जो मदर की बॉडी के अंदर मौजूद है, उसके ब्लड के ऊपर मौजूद एंटीजन की बुनियाद पे, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव की बुनियाद पे। ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि बॉडी के सेल मिस्टेक करते हैं और अपने ही सेल को, और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेक करता है और अपने ही सेल को, अपने ही ऑर्गन्स को, अपने ही टिश्यूज को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे शुगर के केस में जो पेनक्रियास के सेल हैं उन्हीं के ऊपर हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाती और शुगर हो जाती है। तो अगर किसी बंदे को ऑटो इम्यून डिसीज है तो उस केस में भी हमारे हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये भी एंजाइम है जो हमारी बॉडी में अहम किरदार अदा करता है आरबीसीज की प्रोडक्शन में भी। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो इसकी वजह से भी हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट आता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में अगर आपने कोई ऐसी ड्रग इस्तेमाल की है जिसने आपके आरबीसीज को डैमेज किया है, उसकी वजह से भी हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। मलेरिया के केस में क्या होता है कि मच्छर की बॉडी से प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में जब इंटर होता है तो उसकी वजह से भी हमारी आरबीसी जो है वो रप्चर कर सकती हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के, अगर किसी बंदे ने बाहर से कहीं से ब्लड लगवाया है तो वो खून उसको रास नहीं आया, खून ने आके उसकी बॉडी के अंदर रिएक्शन कर दिया है, तो उस केस में भी हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। और कोई टॉक्सिक केमिकल बॉडी में चला गया है उसकी वजह से भी हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। अब इसकी अलामात में आता है डार्क कलर यूरिन। यूरिन का कलर डार्क हो जाता है, स्किन पेल कलर की हो जाती है, डिजनेस खनूदगी होती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, थकावट होती है, बुखार होता है, नोजिया यानी मतली होती है, भूख कम लगती है और डायरिया हो सकता है। इसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं, अगर तो हमारी बॉडी के अंदर एचपी का लेवल 5 mg से कम हो जाए तो हम क्या करते हैं? हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं या बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं या हम प्लाज्मा फ्रेसिस करते हैं। प्लाज्मा फ्रेसिस में क्या होता है कि प्लाज्मा को फिल्टर किया जाता है।
नेक्स्ट आता है सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी फॉर्म एबनॉर्मल फॉर्म में वो आ जाता है। और जब हीमोग्लोबिन की जो शेप है या जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल हो जाता है तो उसको हम कहते हैं HbS। ये बेसिकली एक इनहेरिटेड डिसीज होती है जो विरासती होती है, मौरूसी होती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करती है। इस केस में क्या होता है कि जो HbS होती है, जो डिफेक्टेड, जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है, वो हमारे आरबीसीज को सख्त कर देती है और उसकी शेप को एबनॉर्मल कर देती है। इस केस में, सिकल सेल के केस में क्या होता है कि आरबीसीज क्रिसेंट या सिकल शेप के हो जाते हैं। क्रिसेंट किसे कहती हैं? जो चांद होता है, कहते हैं कि पहले दूसरे दिन का जो आपको चांद नजर आ रहा होता है जिसके किनारे पतले होते हैं, तो उसको कहते हैं क्रिसेंट, ठीक है। और सिकल शेप किसे कहते हैं? जो दंतात्री होती है, जो चारा वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल होती है। इस केस में आरबीसीज की शेप जो है वो सिकल की तरह की, या वो जो चांद होता है पहले दिनों का उसकी तरह की बिल्कुल हो जाती है। तो इस वजह से इसका नाम हम सिकल सेल एनीमिया रखते हैं। अब चूंकि इसमें जो रेड ब्लड सेल है उसकी शेप सिकल लाइक हो जाती है, दंतात्री की तरह की हो जाती है, उसके जो किनारे होते हैं वो नोकदार हो जाते हैं। पहले आरबीसीज की शेप कैसी थी? गोल, बाइकॉन्केव। लेकिन इस केस में क्या हो जाती है? आरबीसीज की शेप सिकल लाइक हो जाती है। तो जब वो ब्लड वेसल से मूव करते हैं तो वो ब्लड वेसल्स की जो दीवारें होती हैं उनके साथ अ, अटकते हैं। अटकने की वजह से उन रास्ता ब्लॉक करते हैं खून का, ब्लड सेल्स का, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकती है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर खून जमा हो सकता है और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? जीन म्यूटेशन, हमारी जीन्स में कोई चेंजेस आई हैं, कोई म्यूटेशंस आई हैं, उसकी वजह से हमें सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। और हमने बात की ये एक उरूसी बीमारी है। अब इसकी अलामत क्या होती है कि हमारे हाथों और पाँव में पेनफुल स्वेलिंग यानी सोजिश होती है, जिसमें दर्द भी बहुत होती है, चेस्ट पेन होती है, वॉमिटिंग होती है, बुखार होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, थकावट होती है, मसल्स में वीकनेस होती है, और ब्लड में यूरिन आता है। अगर हम सॉरी यूरिन में ब्लड आता है। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो इस कंडीशन को कहते हैं हीमाटूरिया। तो चूंकि हमारे रेड ब्लड सेल की शेप ही किस तरह की हो गई है? नुकीली हो गई है। तो जब वो हमारी ब्लड वेसल्स में जाएंगे वहां पे उसको डैमेज करेंगे और यूरिन में ब्लड जो है वो ऐड करेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं फॉलिक एसिड देके, एंटीबायोटिक्स देके और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके हम सिकल सेल एनीमिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस। हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस ये एक ऐसी बीमारी होती है, हेरिडिटी का मतलब होता है वरासती, मौरूसी, जो नस्ल दर नस्ल आगे चल रही है। स्फेयर मीन बेजवी, साइटोसिस मीन सेल, यानी इस केस में आपके जो रेड ब्लड सेल हैं उनकी नॉर्मल शेप नहीं रहती। उनकी नॉर्मल शेप क्या होती है? गोल, बाइकॉनकेव शेप की, डिस्क शेप के होते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे को हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस हो जाता है तो उस केस में उस पर्सन की बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल है उसकी शेप क्या हो जाती है? बेसवी हो जाती है, स्फेयर हो जाती है। अब स्फेयर शेप के जो आरबीसीज होते हैं उन्हें हम स्फेरोसाइट्स कहते हैं। और स्फेरोसाइट्स क्या होते हैं? फ्रिजाइल हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं, और इनकी जो लाइफ पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेड ब्लड सेल। अब इसकी वजूहत हो सकती है मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन आरबीसीज मेम्ब्रेन के, आरबीसीज की मेम्ब्रेन के अंदर कोई खराबी आ गई है, कोई कह लें कि मुरूसी खराबी आ गई है, उसकी वजह से भी आरबीसीज की जो शेप होती है ये स्फीयर लाइक हो जाती है। आरबीसीज की परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इसके अंदर से ज़्यादा चीज़ें मूव करके अंदर जाना स्टार्ट कर देती हैं, तब भी आरबीसीज की शेप स्फीयर टाइप हो सकती है। सोडियम आयंस जो होते हैं वो आरबीसीज में से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब सोडियम आयंस बाहर निकलती है तो सोडियम आयंस उसे बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जब सोडियम आयंस बाहर मूव करेंगे तो आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्रेजाइल हो जाती है, नाजुक हो जाती है। और इसके अलावा अगर कोई जीन में म्यूटेशंस आ गई हो, जीन में म्यूटेशंस की वजह से भी आपके जो आरबीसीज होते हैं वो स्फेयर हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये हेरिडिटी है, मुरूसी बीमारी है, तो जीन्स में चेंजेस की वजह से बेसिकली ये होगी। अब इसकी अलामात में आता है स्प्लीन इनलार्जमेंट। आपकी जो तिली होती है वो बड़ी हो जाती है, स्किन पेल कलर की हो जाती है, जोंटाइस, यरकान हो जाता है, अल्सर हो जाता है, टांगों पे जख्म बन जाते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो जाती है? स्टोन, पत्थरी हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम डेली 5 mg फॉलिक एसिड देते हैं, अगर ज़रूरत पड़े ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, अगर जो HB है उसका लेवल 5 से कम हो, या हम स्प्लेनेक्टोमी करते हैं, जिस केस में क्या किया जाता है? स्प्लीन को सर्जरी के जरिए से रिमूव किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्प्लीन क्या हो गई है? इनलार्ज हो गई है। अगर स्क्रीन लार्ज हो गई है तो वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्क्रीन को क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।